चलो हम डाउट्स ले रहे थे एक्सरसाइज चैप्टर मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहे हैं हम लोग। ठीक है, कह रहे हैं कि ए थीटा दे रखा है, इसका आंसर गलत है। क्या आंसर करना होगा? क्या दिया? जितना मुझे याद आ रहा है। क्या दिया है? थ्री दिया है। एक मिनट बता, जितना मुझे याद आ रहा है डिटर्मिनेंट खोलने पे क्या ये आ रहा है, साइन 2 टाइम्स 1 + sin² थीटा आ रहा है। ऐसा कुछ आ रहा है शायद, किसी को यहाँ तक डाउट है? डिटर्मिनेंट ओपन किया है, अभी थीटा की रेंज दे रखी है, थीटा कहां से कहां है? 3π/4 से 5π/4, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। थीटा अगर 3π/4 से 5π/4 है, दैट मीन साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? तुम्हें लोग तो क्लोज बोल रहे थे, बोलना नहीं आता है ना क्योंकि हाँ, तो साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? वेरी गुड, 1/√2 साइन, तुरंत देख लिया कि भाई 3π/4 तो ये हुआ और 5π/4 ये हुआ, तो साइन की वैल्यू 3π/4 पे कितनी हो जाएगी? ये है 1/√2 और ये है -1/√2। तो बेसिकली जो हमारी साइन की रेंज है इस इंटरवल आ जाएगी -1/√2 से √2। अभी स्क्वायर हो रखा है तो माइनस प्लस तो एक ही बात है, तो इसको हम 0 से 1/√2 मान लें, एक ही बात है कि अल्टीमेटली हमें स्क्वायर करना है। अगर साइन 0 से 1/√2 है तो साइन स्क्वायर 0 से 1/2 तक। 1 तो फिक्स है, मिनिमम 0 ऐड करोगे तो मिनिमम वैल्यू हो गई 2, और 1/2 मैक्सिमम वैल्यू यहाँ डालोगे तो ये हो गया 1 + 1/2, 3/2 इंटू 2, 3 हो गया। तो इस जो गिवन डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कहां से कहां आ गई? 2 से लेके 3 तक। अब ऑप्शन में कौन सा इंटरवल मैच कर रहा है? 3 आ रही है ना, तो ये मैच कर रहा है। कोई मैच कर रहा नहीं कर रहा है? कोई मैच नहीं कर रहा है, 2 से 3 आएगा। ठीक है, वही मैं सुबह देख रहा था, कुछ गलत दे रखा था। क्यों होगा? एक मिनट, 2 पर क्लोज नहीं होगा क्योंकि साइन 0 तो हो नहीं रहा है कभी, 0 से थोड़ा सा बड़ा ही होगा ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 0 तो पाई पे लेता है ना। हाँ 0 ले लेगा, एक्सट्रीम नहीं ले रहा ना, -1/2 पर क्लोज होगा। सही बोल रहा है प्रियांश, 2 एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, 2 वैल्यू कहां पर आ रही है? मिडिल में आ रही है ना। बाई चांस वो एक्सट्रीम बन गया, इस पॉइंट पे आ रही है, ये पॉइंट तो है हमारी डोमेन में। यहाँ पर साइन ने लिया 0 वैल्यू और यहाँ पे 1/√2 नहीं लिया क्योंकि क्लोज ब्रैकेट नहीं है, तो 3 टच, इसलिए 3 पर ओपन, लेकिन 2 टच। ठीक है, चलो 22 के बाद 24 के क्या है? 6 4 10 और 13 बच, कौन कौन एबसेंट है आज? पार्थ, अतर और श्रेय है ऑनलाइन। अच्छा चलो एनीवे 24, आई थिंक पहला क्वेश्चन आ रहा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो मुझे लग रहा है इस बार क्वेश्चन आएगा, यूज हो रहा है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, उसके सबसे पहले क्या चेक करें? डिटरमिनेंट मेथड से बताना है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले क्या चेक करते हैं? डिटरमिनेंट। अगर क्या है?
जीरो नहीं हुआ, if determinant is not zero then, बार बार खोल के देखने लगता हूँ मैं, दोबारा करा रहा हूँ ये, अगर डिटरमिनेंट इज नॉट जीरो, डिटरमिनेंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो यूनिक सोल्यूशन। ऑल्दो उसमें भी दो केस हैं, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल। तो अगर हमने राइट साइड में देखा तीनों जीरो हैं, तो कैसे सोल्यूशन, ट्रिवियल 0 0 0, अदरवाइज नॉन ट्रिवियल, दोनों ही केस में लेकिन यूनिक सोल्यूशन है। तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो आने पे हमें ये मालूम चलेगा कि यूनिक सोल्यूशन तो होगा ही होगा। अगर और डिटेल में जाना है तब बात आ रही है ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल। आरएचएस अगर तीनों जीरो नॉन ट्रिवियल। सेकंड केस, डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो कैसे कैसे क्या निकालेंगे, कैसे निकलते हैं, जो हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें अगर पहले कॉलम में डाल दोगे राइट साइड वाले नंबर तो D1, दूसरे में डाल दोगे तो D2 और तीसरे में D3, तो D1 D2 D3 निकालेंगे। अगर D1 D2 D3 तीनों जीरो आ गए, दैट मींस D भी जीरो है, D1 D2 D3 तीनों जीरो आ गए, दैट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन। ऑल्दो एक एक एक्सट्रीम केस और है, अगर चारों जीरो पे एक बार नो सोल्यूशन भी होता है, वो कौन सा केस है, डी D1 D2 D3 चारों जीरो आ गए। वैसे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, सिर्फ एक केस है जिसमें नो सोल्यूशन हो सकता है, क्या है वो केस, अगर आरएचएस के नंबर डिफरेंट हो गए, अगर आरएचएस के नंबर डिफरेंट हो गए उस केस में नो सोल्यूशन भी आ सकता है। ठीक है, तो सिर्फ अगर हम एक ये सब एक्सट्रीम केस वैरायटी और बहुत रेयर केस छोड़ दें तो बहुत सिंपल सा फंडा है, डी नॉन जीरो यूनिक सोल्यूशन, डी जीरो पे दो ऑप्शन, या तो इनफाइनाइट या नो सोल्यूशन, उसके लिए D1 D2 D3 निकालना पड़ेगा, सारे जीरो आ गए तो इनफाइनाइट, कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो नो सोल्यूशन। ठीक है, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में भी करना है हमें और इस पे क्वेश्चन आएगा, फॉर श्योर आएगा। हाँ, 24 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों बोल रहा हूँ, देखा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है कि इसका सोल्यूशन है, देन एक्स वाई किस लाइन पे लाई करेगा। तो अगर सोल्यूशन है इसका क्या मतलब है, किसी ने किया है कुछ, कोई आइडिया, कोई बता रहा था बीच में, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये जेई का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि अगर इसको, ये अगर किसी ने नोटिस कर लिया जो अभी श्रेया ने बोला है कि फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो, सीधे आंसर मिल गया, दोनों की एक इक्वेशन मिल गई, कॉमन इक्वेशन जो कि ऑप्शन 1 है। अदरवाइज इसका रेगुलर मेथड बहुत लंबा होगा, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या लगाएंगे हम सिस्टम में, क्या लगाएंगे, डी निकालेंगे, और डी क्या आएगा, नॉन जीरो, नहीं जरूरी, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो तो डी का नॉन जीरो होना जरूरी है, या तो डी होगा नॉन जीरो, या फिर चारों जीरो, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी तो हो सकता है, ये तो नहीं कह रहा है यूनिक सोल्यूशन है, उसने कहा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है इनफाइनाइट सोल्यूशन तो एक केस डी नॉन जीरो, बट दूसरा केस भी पॉसिबल है क्योंकि डी नॉन जीरो तो मेरे को इक्वेशन मिल रही है कुछ ऐसा ही, शायद के में एक इक्वेशन मिल जाएगी, इन इक्वेशन नॉट इक्वल टू वाली, फिर तुम क्या लगाओगे, D1 D2 D3, ये सारे भी चेक करोगे। तो क्या करना, मान लो तुम्हें x निकालना है तो D1 निकालना पड़ेगा, उसके लिए D1 बाई डी तो आ जाएगा x, याद है ना सिस्टम कैसे सॉल्व होता है, x इज इक्वल टू होता है D1 बाई डी, y इज इक्वल टू होता है D2 बाई डी, और z इज इक्वल टू, अब इसमें जब अगर तो कोई ऐसे भी कर रहा है तो गलत नहीं, ऑफ कोर्स वो लंबे मेथड से कर रहा है, जब D1 D2 D3 निकालो इनमें से कोई एक जीरो आ जाएगा, और यहाँ से पूरा गेम चेंज हो गया कि अगर D1 D2 D3 में मुझे लग रहा है शायद D3 जीरो आ जाएगा, मैं सुबह निकाल रहा था D3 जीरो आ गया था, अगर D3 जीरो आ गया इसका मतलब z की वैल्यू क्या, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, z इज नॉट इक्वल टू जीरो, सब लोग समझ पा रहे हो क्या बात चल रही है,
मैं कह रहा हूँ तुमने डी निकाला तो कुछ के में आ गया, इज इक्वल टू नॉट जीरो लिखा, तुमने कहा यूनिक सोल्यूशन हो सकता है। या दूसरा केस, अभी तुम्हें पता नहीं कि डी क्या है, नॉट जीरो नहीं लिख रहा हूँ मैं, तुमने डी निकाला, के टर्म में कुछ आ गया, इन टर्म्स ऑफ के यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये नॉन जीरो होगा और बात खत्म हो जाएगी, बट यू डोंट नो इट क्योंकि के उसमें प्रेजेंट है। फिर अगर तुम D1 D2 D3 निकालोगे तो चांस की बात क्या आ जाएगी कि D3 जीरो आ जाएगा। अगर D3 जीरो हो गया दैट मीन Z इज इक्वल टू Z D3 बाई D होता है। डी अभी तो पता नहीं, बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि नॉन जीरो है, तो उससे Z की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और ये सब कुछ हमारा अजम्पशन गलत हो गया क्योंकि Z नॉन जीरो दे रखा है। इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन होता तो Z की वैल्यू D3 बाई D आ जाती जो कि नॉन जीरो आती, लेकिन वो तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब दूसरी दूसरी कंडीशन सही है इस सिस्टम के हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। दैट मींस D की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सारे ही जीरो होंगे क्योंकि ये भी के टर्म में आएगा, ये भी के टर्म में आएगा, सारे ही जीरो होने चाहिए, रख दोगे के की वैल्यू मिल जाएगी। के की वैल्यू पूछी गई ना, क्या पूछा गया, अच्छा के की वैल्यू मिल जाएगी, फिर तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। बट बहुत लंबा हो गया, वर्थ बिल्कुल नहीं है इतना टाइम देना किसी क्वेश्चन में। सही तरीका यही था कि थर्ड इक्वेशन को ऐड किया और आंसर लिया। ठीक है, एक बात और समझ लो कि जब हम तुमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब दो इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दो वही सोल्यूशन होता है। अभी थ्री इक्वेशन वाला सिस्टम है, क्या तुमने इमेजिन किया क्या चल रहा है, नहीं। इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ने ना सोचा ना पूछा। जब वन वेरिएबल होता है तो वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, x इज इक्वल टू 2, दैट्स अ पॉइंट। जब टू वेरिएबल होता है तो वो एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, और जब थ्री वेरिएबल है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन। तो ये थ्री वेरिएबल के इक्वेशन लिखी है, दे आर रिप्रेजेंटिंग प्लेन्स। प्लेन समझ गया ना, पेपर ले लो कि ये जो x वाले बोला 2x + 5 + z = 2, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन। प्लेन का मतलब क्या हो गया, जैसे टू वेरिएबल में हम क्या कहते हैं कि जो सारे सॉल्यूशन है इक्वेशन के ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइन है, एग्रीड। ऐसे ही अगर हम थ्री वेरिएबल वाली इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन को प्लॉट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा। तो जब थ्री वेरिएबल की इक्वेशन लिखी है वो प्लेन है, तीन प्लेन्स बन रहे हैं। अगर यूनिक सोल्यूशन आ रहा है इसका मतलब पता है क्या, अगर दो प्लेन्स मान लो भाई, तीन की बात करते हैं, जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगी, जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो जो कॉमन एरिया आएगा लाइन आएगी ना, एक्सेस जरूरत थोड़ी ना है, कहीं हो सकते हैं। लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, पॉइंट। जब दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है, तो तुम दो प्लेन अगर उनका सोल्यूशन है तो वो कभी एक पॉइंट नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक लाइन होगा। अब बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन वाले सिस्टम की, मतलब तो देखो दो प्लेन क्या है, सर, हाँ। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। अरे सर अभी अब ठीक है। ठीक है, क्या तुम्हें हाँ, प्लेन्स वाली बात समझ में आ रही थी, ब्रेक हो रही थी आवाज उसमें। हाँ। ब्रेक हो रही थी आवाज उसमें। फिर से बोलना प्लीज, मैं ब्रेक हो रही थी आवाज उसमें। क्या बोल रही, अच्छा प्लेन्स वाली बात अभी समझ में नहीं आई ना, ये बोल रही हूँ शायद। हाँ। ठीक है मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे अरे यार मैं चेक कैसे करूं, मैं दिख रहा हूँ ना अभी से एकदम। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लाइन रिप्रेजेंट करती है,
वैसे ही लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल प्लेन रिप्रेजेंट करता है। ये बात समझ में आ गई ऑनलाइन वाले बच्चों को? ऑनलाइन वाले सारे गूंगे बहरे? ठीक है, तो जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं 3 वेरिएबल में, तो हम 3 प्लेन्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है ना उन्हें, तो क्या वो एक लाइन बना रहे होंगे? सोचो, तुम 2 प्लेन लो, 2 A4 शीट लो, कहीं भी ऐसा टकरा दो, एक पॉइंट पे तो नहीं मिलेंगे, एक लाइन बनाएंगे वो। तो जब 2 प्लेन्स का सोल्यूशन होता है तो वो एक लाइन होती है। ठीक है, यहां तक ओके है? अरे बोलो भाई, तुम लोगों के लिए तो अलग से ध्यान दे रहे हैं, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हो तुम, जवाब नहीं दे रहे हो। मनन, श्रेय, समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी लेकिन हमारा सिस्टम है 3 प्लेन्स का। तो देखो 3 प्लेन्स अब इंटरसेक्ट करेंगे, 2 पॉसिबिलिटी है। 2 प्लेन तो मान लो कर ही रहे थे, मान लो ये 2 प्लेन है, ठीक है, 2 प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन दिख रहा है, ये कॉमन पोर्शन जो लाइन है। हो सकता है तीसरा प्लेन भी इसी लाइन से जा रहा हो, तो उस केस में तीनों प्लेन्स का एक कॉमन लाइन हो गया। एग्रीड? तीनों प्लेन्स का एक कॉमन लाइन हो गया, एंड दैट विल गिव अस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई बात समझ में? हेलो, हाँ सर क्लास में था, जल्दी बताइए। हाँ मैं सर, हाँ हाँ सर, मैं भी बीच में ब्रेक में कर लूंगा। आई बात समझ में गाइस? तीनों प्लेन एक लाइन से पास कर सकते हैं, 2 ये थे, तीसरा भी यहीं से निकल गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिख गया, एक लाइन है, मतलब पूरा इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए। माही तुम बोल दो, ये तो बोलने से रहे। यस सर। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों प्लेन एक लाइन से ना जाए, 2 प्लेन यहाँ से जा रहे थे, तीसरा ऐसा कहीं चला गया, तो देखो एक लाइन ऑलरेडी थी, उससे तीसरा प्लेन निकला, तो एक पॉइंट ही कॉमन आएगा। सोचो एक प्लेन लाइन को चीरता हुआ चला गया, लाइन प्लेन को चीरते हुए चली गई, उस केस में क्या यूनिक सोल्यूशन दिख रहा है? 2 लाइन आ गई, तीसरा प्लेन ऐसे कहीं था, तो एक ही पॉइंट कॉमन हुआ, दैट इज यूनिक सोल्यूशन। समझ पाए? ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन लाइन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक और पॉसिबिलिटी, तीनों प्लेन एक के ऊपर एक हो, कोइंसिडेंट प्लेन। क्या थोड़ा इमेजिनेशन भी होना चाहिए साथ में। चलो अगला डाउट, ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया था ना 24। अगला डाउट 20 25 एक्सरसाइज 1 ऑलरेडी हो चुका है। हाँ ये देखो मक्कारी, एक्सरसाइज 1 में था ना एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा। बस उसमें n तक था, इसमें n माइनस तक है। पैटर्न याद आया? मल्टीप्लाई करो तो सिग्मा n बन रहा था। जो उस समय डाउट था दोबारा डाउट आया, इसे क्वेश्चन तुमसे एक बार में हो गया, दोबारा भी हो जाएगा। मैं दोबारा वही क्वेश्चन करने हैं जो तुम्हारे पहली बार में डाउट में थे, इसीलिए उनको मार्क जरूर करते रहना। तो पैटर्न बनेगा सिग्मा n माइनस वन का मतलब सिग्मा n माइनस वन कितना हो जाएगा? बताओ श्रेया, तुम बताओ फिर से। n इंटू n माइनस वन। सिग्मा n क्या होता है? सुनिए, सिग्मा n n इंटू n प्लस वन बाई टू नहीं याद है, लेकिन ये सिग्मा n नहीं है, सिग्मा n माइनस वन है। क्या हो जाएगा? n माइनस वन इंटू n बाई टू। सिग्मा n का मतलब क्या है कि n जिसका सिग्मा है उसका अगला नंबर बाई टू, तो ये n माइनस वन तक, तो n माइनस वन उसका अगला नंबर बाई टू, दिस इज इक्वल टू 78। क्रॉस किया तो n इंटू n माइनस वन इज इक्वल टू 156। मैं इसको कभी सॉल्व नहीं करता हूँ क्वाड्रेटिक की तरह, बस ये तो पता ही नंबर्स हैं, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर जिनका प्रोडक्ट 156 आए, इतना तो सोचना पड़ेगा। 12 इंटू 12 144, 12 इंटू 13 आ जाएगा, तो एक 12 एक 13 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 13। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है इनवर्स ऑफ 11301, ये इनवर्स ओरली निकल आता है, एडजॉइंट निकाल लेंगे, मेन डायगोनल इंटरचेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 13 का माइनस 13 हो गया, डिटर्मिनेंट इसका कितना है
1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऑप्शन 2 आ गया। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन में चीजें चेक कर ली तुम्हारी, सब मल्टीप्लाई भी करा लिया, तुम्हारा सीक्वेंस सीरीज भी चेक कर लिया, इनवर्स भी निकलवा लिया, डिटरमिनेंट भी चेक कर लिया। यही ब्यूटी है हमारे जेई की। चलो अगला डाउट, 25 के बाद 26। 26 में कह रहा है कितनी मैट्रिसेस होंगी जो गिवन टाइप की हैं, सो दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या तुमने ए ट्रांसपोज इनटू ए किया? ये तो क्वेश्चन इतने इजी थे कि मुझे याद भी हो गए हैं। ए ट्रांसपोज इनटू ए, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा आ रहा है शायद 8x स्क्वायर 4y स्क्वायर, और यहाँ शायद 1 आ रहा था, बाकी 0 आ रहे थे। ऐसा कुछ आ रहा, किसी ने किया है? सिक्स। क्या आ रहा है? ए ट्रांसपोज इनटू ए कितना आ रहा था? क्या क्या निकाले नहीं तुमने? क्या किया फिर? तो किया क्या? क्या? एक मिनट सुनता हूँ बेटा तुम्हारे लिए। हाँ, आप पूरा ही जरूरत नहीं, ये बता दो बस, मेन तो यही है। किसी ने नहीं निकाला है, बताओ ऑनलाइन वाला को, कौन बता रहा था? माई बता रही थी क्या? यस सर, 8x² 6y² और 3। और आखिरी में क्या बोला? 3? हाँ 3 होगा 1। 3। वेरी नाइस, एक ही बच्चे अच्छे से काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन अभी आज तो मक्कारी कर गए मुझे लग रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, 6y² होगा। तो मल्टीप्लाई करना सबको आता है, कर सकते हो, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अभी नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। और कह रहा है दिस इज इक्वल टू 3i। 3i क्या हो जाएगा? 300, समझ गए ना? 300 0 30 और 00 सब मैच ही कर रहा है। 8x² इज इक्वल टू 3, तो x की कितनी वैल्यू आ गई? प्लस माइनस समथिंग, प्लस माइनस ए बोल दिया। ऐसे ही 6y² इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू प्लस माइनस बी। बताओ कितने ऑप्शन आ गए हमारे पास? ऑप्शन दो इधर, परमुटेशन बट एक होता है ना, कोई इसके है टू, कोई इसके है टू, टू फोर में यार इतना छोटा है, काउंट भी कर सकते हैं। ए बी माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी, समझ गया ना? तो चार ऑप्शन है। अगर आ भी रहा होता तो उससे भी क्या दिक्कत है? वैसे तो नहीं आ रहा है। 4y² प्लस 1 3 हो गया, तो 4y² 2 हो गया। नंबर ऑफ मैट्रिसेस तो आएंगे, बस तुम वैल्यूज पे फाइट कर रहे हो ना। मुझे तो याद आ रहा है, ऐसे ही आ रहा था। लाओ देख लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में उसी लिए आ रहा है। अगला डाउट, 26 के बाद क्या है? ऐसा नंबर आ चुका है। ऐसा नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ, मैं भी पहली बार ये सब कर रहा हूँ, तुम लोगों को याद ही नहीं रहता है, तो कैसे पढ़ाता हूँ 9 10। मुझे देख के ऐसा लग रहा है ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। मुझे ध्यान लगाने के बाद में कौन कितने ध्यान से काम कर रहा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 1 में, और बहुत इजी क्वेश्चन है। 29
कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू है 8। बताओ दोनों कौन सी प्रॉपर्टी लगा दें यहाँ डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है? डिटर्मिनेंट अलग अलग होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये तीनों को अलग कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू है। तो ए 2 बार आ गया इज इक्वल टू 8। ऐसे दूसरा बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ देख के। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स 8 है। ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, और बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल। ठीक है, ये बेसिक कुछ याद। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, रेसिप्रोकल हो जाता है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, बस ये दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों को क्या कर दें, क्या कर दें दोनों इक्वेशन को। हाँ, वो भी कर सकते हैं बट और आसान है सामने। क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दो तो बी और 1 बाई बी कैंसिल। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 64, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 4। कहीं भी रख दो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा 1/2। अब बताओ क्या पूछा गया है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए इनवर्स ट्रांसपोज। बताओ जनित कैसे लिखें उसको? डिटर्मिनेंट ऑफ, तेज बोलो, वैल्यू बाद में, वैल्यू बाद में, पहले फॉर्मूला वाइज लिखो तो कैसे खोल के लिखें ये बताओ, उधर देख के बताओ ना। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी ट्रांसपोज, कैसे लिखा जाए इसको? ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आगे विच इज सेम एज, हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब सब पता ही है अपने को, बी है 1/2 तो 1/4 हो गया, और ए का है 4 तो 1/16 आ गया। ठीक है, बताइए भी कितने लोगों से हो गया था ये? हाँ, किया नहीं क्या तुम लोगों ने काम? हुआ नहीं है? क्या हो रहा है आज भाई तुम दोनों का? आर्या काम नहीं करके आए हो क्या? क्यों? क्या रंग बना कर आए हो? चार लोग तो करके आते हैं। पुराना बहुत छोटा होगा, पुराना काम तो बहुत पेंडिंग होगा अभी। तो हमारी डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज खत्म हुई, तो हमें हल करनी है, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। खोल लो अपना मॉड्यूल 5। साइन और कोफैक्टर याद है एकदम। प्रॉपर्टीज हमारे बोर्ड में भी है, 2 साल से रिलेटेड चल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक अगले साल रिलेटेड होगा, आपको सब नॉर्मल हो चुका है। तो प्रॉपर्टीज अच्छे देख लेंगे। पहली प्रॉपर्टी कह रहा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। हम ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। रो कॉलम को इंटरचेंज मत करना मतलब ट्रांसपोज, यही तो हम अभी यूज कर रहे थे कि कोई भी मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज दोनों का डिटर्मिनेंट सेम ही होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट वन, इफ एनी टू रोज or columns of a determinant be interchanged, then value of determinant is changed in sign only। अगर रो या कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो हर एक चेंज के साथ एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो तुमने अगर एक बार चेंज किया, मान लो रो 1 और रो 2 को चेंज कर दिया आपस में, तो जो एक्चुअल आंसर था उसमें बस माइनस साइन लगा देना। अगर 2 बार चेंज कर दिया तो प्लस, 3 बार है माइनस, 4 बार है प्लस। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी
if all the elements of a row or a column are proportional to element of any other row then the determinant vanish. अगर कोई दो रो सेम हो गई या प्रोपोर्शनल हो गई तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. वैनिशेस का मतलब 0. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। वैसे तो इजी प्रॉपर्टी, कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें। ये थी कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? अच्छा, मैंने बीच में कुछ मिस कर दिया शायद ना। अच्छा, सी डी मिस हो गई। सी देखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो बहुत ऑब्वियस बात है, अगर पूरी रो 0 है, एक्सपेंशन अलोंग द रो करते हैं ना, पहला एलिमेंट 0 0 0 तो 0 ही आ जाएगा। चौथा, if all the elements of any row are multiplied by the same number then the determinant is multiplied by that number। बेसिकली ये क्या बात हो रही है? कॉमन लेने वाली। डिटरमिनेंट में एक रो से कॉमन ले सकते हैं, मैट्रिक्स में पूरे मैट्रिक्स है। तो एक मैट्रिक्स है 3x3, तो ना लो, है 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ नई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होगा? कितना होगा? बोलो, तुम बोलो। 60 कैसे? आरोहन सॉरी, चौमे छुप के रहो, इतना कुछ आंसर दे दिया करो। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, तुम वैसे भी छुप के बैठते हो कि शायद ना देख पाए सर। ये मैं बता भी चुका हूँ, तुम लोग अभी भी सोच सकते हो। मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई किया है, डिटरमिनेंट, नया डिटरमिनेंट कितना आएगा? और मैंने क्या बोला था भाई? अच्छा, मैं 10 इंटू 2 पूछ रहा हूँ ना मैं। कितना? उतना ही आएगा। 20 सब लोग बोल चुके हैं ना, दोबारा तो वही बोल रहे हो। हाँ, सब लोग 20 बोल रहे हैं, तुमने लैंग्वेज में बोल दिया, नहीं बोल दी। एक मैट्रिक्स है 3x3, उसका डिटरमिनेंट है 10, मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा? है तो इतने सब लोग, कौन बोला है? वेरी नाइस, 80 आएगा ना भाई। जब तुमने मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे मैट्रिक्स में हो गया। अब डिटरमिनेंट की बात हो रही है, तो पहली रो से 2 कॉमन, दूसरी रो से 2 कॉमन, तीसरी रो से भी 2 कॉमन, तो 2 3 बार आ गया ना बाहर। तो ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं, बट शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि अगर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो के ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट मान लो ये n क्रॉस n है, मतलब ऑर्डर है, सेम चीज है, बस फॉर्मूला बनाना है। k टू द पावर n, भाई मैट्रिक्स में जब k से मल्टीप्लाई किया तो पूरे मैट्रिक्स में हो गया। जब डिटरमिनेंट निकालने गए तो हर रो से कॉमन ले लिया, तो पहले से भी k कॉमन, दूसरे से भी k कॉमन, तीसरे से भी k कॉमन, तो k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ये गलती भी बहुत होती है, जैसे पूरी क्लास कर रही थी पढ़ाने के बाद भी। तो ये उल्टा लिखा हुआ है अभी, मतलब डिटरमिनेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, एक रो में अगर मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट भी हो जाएगा। चलो ई हम देख चुके हैं। एफ, एफ भी अच्छी प्रॉपर्टी है, कई बार क्वेश्चन इसके बेस आ जाते हैं। क्या कह रहा है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो or column is expressed as sum of 2 or more terms then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinant। ठीक है, तो अगर कोई एक रो, देखो इसमें ये बात ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट बात है कि बाकी दोनों रो कांस्टेंट है, उनमें कोई फर्क नहीं है। नाम यहाँ a1 b1 c1, a1 प्लस x, b1 प्लस y और c1 प्लस z। ये हो गया a2 b2 c2,
A3 B3 C3। तो कह रहा है अगर किसी एक रो के एलिमेंट सम ऑफ टू नंबर्स हैं तो दिस कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। दोनों एलिमेंट को अलग कर दो। बस इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि बाकी दोनों रो कांस्टेंट है हमारे। तो देखो यहाँ पर ये रो सेम, ये रो सेम, ये सेम, ये दो टर्म में तो दोनों को अलग अलग कर दो। पहले डिटर्मिनेंट में A1 B1 C1 और दूसरे में X Y Z। ये प्रॉपर्टी कई बार उल्टी भी यूज होती है। उल्टी जब यूज करना है तो हमें बहुत ध्यान क्या रखना है, अगर बाई चांस तुम्हें दो डिटर्मिनेंट दिख रहे हैं जिनके दो रो या दो कॉलम सेम है तब ये प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। ठीक है, जब हम सोल्यूशन देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन पहले दिमाग में ये नहीं आता है। जैसा AMGM दिमाग में नहीं आता है ना, वैसा ये भी नहीं आता। तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, किसी की गलती नहीं है, ध्यान रखना पड़ता है कहीं ये वाली प्रॉपर्टी यूज तो नहीं हो रही है। ठीक है, समझ गए बात। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, हमेशा ये मत ढूंढना कि दो नंबर नहीं दिख रहे हैं। मान लो ये ऐसा लिखा होता A1 + X B1 + Y C1, ये कुछ है ये कुछ है, क्या अभी भी लिख सकते हैं सम ऑफ टू डिटरमिनेंट में? कैसे, क्या X Y 0, वेरी गुड। जब कुछ नहीं तो यहाँ 0 मान लो, तो पहले डिटरमिनेंट में आ जाएगा A1 B1 C1, दूसरे में X Y 0। ठीक है, तो लिखने को लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों सेम नहीं है, इसमें बोल रहे हो ना, और ये दोनों सेम है, ये पूछ रहे हो ना, ये दोनों सेम नहीं है। यही वाला कॉपी हो रहा है A2 B2 C2, A2 B2 C2, A2 B2 C2। मैं ये कह रहा था कि इसकी दोनों रो और इसकी दोनों रो सेम होंगी तब कनेक्ट हो पाएगा। ये तोड़ने वाली प्रॉपर्टी और ये जोड़ने वाली। तोड़ना सबको आता ही है इसलिए वो दिख जाती है, जोड़ने का काम कम लोग करते हैं। एक मैसेज भी है इसमें कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए। चलो अगली प्रॉपर्टी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें एक रो, जब भी कोई बात रो के लिए कही जाती है वो कॉलम के लिए भी ट्रू होती है। एक रो देखो फंक्शन ऑफ R है, जिसमें R सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी कैसा है? सर अब ठीक है। आ रही है सवाल। बेटर है पहले से, या मतलब जब आगे वाले जैसी है या उससे बेटर है या वर्स है? सर पहले आ ही नहीं रही थी, अब आ रही है। चलो बता दिया करो जब भी ब्रेक हुआ करे। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लग सकती है, अभी क्वेश्चन में तो हम देखेंगे ही, बट डिटरमिनेंट में काम आएगी तो दिमाग में रखना।
अगली प्रॉपर्टी है जी, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में भी यूज होती है, और क्लास 12th में एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का जिसमें यह प्रॉपर्टी टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के दो तरीके हैं। एक जो हमने सीखा, क्या फॉर्मूला था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, ये डिटर्मिनेंट का मेथड माना जाता है, डिटर्मिनेंट चैप्टर में मिलेगा तुम्हें बोर्ड में। और दूसरा मेथड होता है रो ऑपरेशन, जो कि बहुत लेंदी होता है, अच्छा नहीं लगता है, बट वो सब्जेक्टिव मेथड है, तो हम यहाँ तो बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, लेकिन बोर्ड में करना पड़ेगा। खैर 2 साल से ओवर डिलीटेड है, बट मान लेते हैं डिलीटेड नहीं होगा तो वो ऑपरेशन करने पड़ेंगे, उसके बाद हम तभी करेंगे जब बोर्ड आएंगे, सिलेबस आ जाएगा। तो ये जो लिखा है जी, दैट इज रो और कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन का मतलब क्या है? रो ऑपरेशन का मतलब होता है कि कोई अगर रो है उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, उस रो को किसी और रो से, किसी और रो में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके उस रो में ऐड कर दिया गया, इसको बोला जाता है रो ऑपरेशन। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा है कि R1 को रिप्लेस कर दिया है किससे, R1 प्लस KR2, मतलब रो 2 में K से मल्टीप्लाई करो और रो 1 में उसको ऐड कर दो, दैट इज नोन एज रो ऑपरेशन। डिटरमिनेंट में भी होता है, मैट्रिक्स में भी होता है। मान लो ये 100, 80, 75, ये है मान लो 20, लेट्स से 15 और 16, 2, 3, 5। हमने कहा ये बहुत बड़ा डिटरमिनेंट लग रहा है, इसमें एक रो ऑपरेशन कर लेते हैं। क्या कर देते हैं कि यार R1 को रिप्लेस कर देता हूं मैं R1 माइनस 4 टाइम्स R2। चलो बताओ सब लोग, तो R1 में क्या आ जाएगा, 20, 20, 11, ठीक है। तो ये थोड़ा डिटरमिनेंट छोटा हो गया, इसका जो भी काम होगा हम देखेंगे, बट ऑपरेशन समझ गए। तो दिस इज नोन एज रो ऑपरेशन, कि किसी एक रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, के में नेगेटिव डाला सब्ट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव डालोगे तो ऐड हो गया। दिस इज नोन एज रो ऑपरेशन। दिस कैन आल्सो बी डन विद कॉलम्स, तो उसमें उसको बोलेंगे कॉलम ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन में प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि डिटरमिनेंट की वैल्यू रो ऑपरेशन करने के बाद चेंज नहीं होती है। तो एज पर, मैंने कल भी कराया था पिछली क्लास में, याद है, मैंने कहा था रो 1 से रो 2 सब्ट्रैक्ट करो, थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। एक क्वेश्चन में बहुत सारे एक्सप्रेशन थे, आई थिंक साइन थीटा वगैरह था कुछ, ठीक है। तो मैंने रो ऑपरेशन ही किया था वहां पे। अब तुम भी सीख जाओ कि रो ऑपरेशन करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ऑपरेशन अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। The value of determinant remains unaltered under a column operation of the form, देखो क्या लिखा है कि CI को रिप्लेस कर दिया है किससे, CI प्लस अल्फा टाइम्स CJ प्लस बीटा टाइम्स CK। तो मतलब मान लो सेकंड कॉलम था, उसमें 2 टाइम्स ऐड कर दिया है फर्स्ट कॉलम, 3 टाइम्स ऐड कर दिया है थर्ड कॉलम, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉलम ऑपरेशन है, इससे हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आगे लिखा है इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट ऑल्टर्ड बाय एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू द सेम मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, ठीक है। तो ऐसा एक एग्जांपल दिखाया है कि डी है, तो R1 को रिप्लेस किया है R1 प्लस अल्फा R2 से, R3 को एक नोट लिखा है, तो ऐसा ही है फालतू का ऑपरेशन है। देखो RI, ध्यान से देखना, RI को रिप्लेस किया है XRI प्लस YRJ प्लस ZRK। तो बताओ इस सिनेरियो में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या चेंज होगी या नहीं होगी? ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग। RI, अभी रो ऑपरेशन क्या बता गए हैं कि कोई और रो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें XRI भी किया है, क्या RI में खुद एक रो में मल्टीप्लाई कर दिया गया है X का, तो X तो फर्क डालेगा ही ना, बाकी दोनों नहीं डालेंगे। तुमने YRJ जोड़ा, वो रो ऑपरेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ZRK किया, कोई फर्क नहीं, क्योंकि दूसरा रो था,
लेकिन तुमने अगर आर आई में एक्स आर आई कर दिया, किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो डिटरमिनेंट में तो मल्टीप्लाई होगा। अगर तुमने किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉमन आ जाएगा डिटरमिनेंट, इसीलिए एक्स टाइम्स लिखा हुआ है। दूसरा नोट है कि while applying this property at least one row और कॉलम must remain unchanged, कि भाई ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ चेंज कर दो, एक बार में एक चेंज करो या दो कर लो, तीनों मत करना। हमारे सिलेबस में 3x3 आता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ज्यादा यूज भी नहीं होती है। If the elements of a determinant are rational integral function of x, the normal x minus a, x by 2, something like that, and two rows become identical, identical जब बोल रहे हैं उसका मतलब proportional भी है। identical पे तो 0 हो जाएगा, proportional में भी 0 होता है। Two rows become identical when x is equal to a, then x minus a is a factor of d. Basically अगर हम simple words में बोलें तो अगर x is equal to a डालने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो x minus a is a, ये तो 9th में पढ़ा था, फैक्टर थ्योरम याद होगा। if p of a is 0 then x minus a is a फैक्टर। ऐसे यहाँ पे अगर x में a डालने पे 0 आ जाए, 0 आ जाए मतलब दो रो आइडेंटिकल बन गई तो 0 आ जाएगा, तो x माइनस a फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर r रोज आइडेंटिकल बन जाए, दो बनी तो x माइनस ए फैक्टर, तीन बनी तो x माइनस ए का स्क्वायर फैक्टर हो जाएगा, अगर चार बन गई तो x माइनस ए का क्यूब फैक्टर हो जाएगा। ऐसे अगर r रो बन गई तो x माइनस ए की पावर r माइनस वन, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाओ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन जैसा वैसे तो मैम डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, क्योंकि हम इससे जल्दी वैल्यू निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए। फिर भी अगर करना हो तो मैट्रिक्स की तरह कर सकते हैं, इसमें भी डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन। डिटरमिनेंट में एक फायदा और है कि तुम रो को रो से भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, कॉलम को कॉलम से भी। क्यों फायदा हो रहा है ये, अब क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है। जब हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं किसको करते हैं, रो को कॉलम से। यहाँ कह रहा है तुम रो को कॉलम से कर दो, या रो को रो से भी कर दोगे तब भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो अगर तुम रो कॉलम चेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं है, समझ के बाद। लेकिन सबकी हैबिट रो कॉलम की होती है, तो कुछ इस प्रकार का नहीं है, बस जानने की बात है। इसके आगे जो आ रहा है वो थोड़ा रटने वाली चीजें हैं। स्पेशल डिटरमिनेंट, ये सारे जितने स्पेशल डिटरमिनेंट लिखे हैं ये हमारे एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन मिलेंगे कि प्रूव करो ये सब। तो यहाँ पर ये मॉडल कर रहा है, अगर तुम याद कर लोगे तो कहीं फायदा हो सकता है, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं होगी, याद करना इतना आसान भी नहीं, बट एक दो याद कर सकते हो। जैसे साइक्लिक डिटरमिनेंट पहला वाला, लाइंस है ए बी सी, बी सी ए बी, एबीसी की साइकिल है, तो उसकी वैल्यू क्या बता रहा है, माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3abc, विच इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी, जो तुमने 9th में पढ़ी थी अगर तुम्हें याद हो। तो राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी लिखी हुई है, वो भी कई तरीके से लिखी है, उसके नीचे भी दूसरा तरीका है उसको लिखने का, सब सेम बातें ही हैं। आगे तीन चार और दे रखे हैं, अगेन मॉड्यूल कह रहा है कि याद कर लो तो अच्छा रहेगा। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि इतना भी नहीं रट सकते हम, इसमें जो याद हो जाए वो अच्छी बात है, नहीं तो ये निकाले तो जा सकते हैं, प्रॉपर्टी ही तो है, ओपन करोगे आंसर आ जाएगा, बट कोई एक दो याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर आ गया क्रैमर्स रूल, सबको याद है क्रैमर्स रूल। अब D1 D2 D3 XYZ निकाल लेते हैं, ठीक है। 9th पॉइंट आखिरी पॉइंट है, देखो कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन ज्योमेट्री। क्या एप्लीकेशन है भाई, क्या यूज है, तो कह रहा है देखो अगर तीन लाइंस कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट जानते हो, तीन लाइंस कॉन्करेंट है, क्लास 8 से बता रहा हूँ तनुष्का तुम्हें कॉन्करेंट लाइन, तुम हंसते भी थे ये वर्ड सुन के, कॉन्करेंट क्या होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तीन लाइंस कॉन्करेंट है क्या मतलब है उसका, हाँ तेज बोलो भैया, सेम, वो धीरे बोल रहे हैं, मेरे कान ही खराब हो चुके हैं बहुत टाइम से, तो सुनाई नहीं दे रहा है।
लेंथ, लाइन की लेंथ थोड़ी ना होती है कुछ। कॉन्कोरेंट लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास करती हैं, ऐसी लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास करती हैं, दे आर नोन एज कॉन्कोरेंट लाइंस। तो अगर ये कह रहा है 3 लाइंस, 1 मिनट सॉरी, हाँ, अगर 3 लाइंस एक पॉइंट से पास कर रही हैं तो उनका ये डिटरमिनेंट 0 होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ठीक है, आगे सेकेंड पॉइंट, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। ये अभी हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब इस इक्वेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, बट इन जनरल इसमें चीज, ये जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है ये बहुत सारे कर्व रिप्रेजेंट कर सकती है। इट कैन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस और सर्कल और पैराबोला, नहीं पैराबोला नहीं, और इलिप्स, पैराबोला भी कर सकते, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला बहुत कुछ कर सकती है। तो बात हो रही है कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करती है, जब ये डिटरमिनेंट 0 आता है। डिटरमिनेंट बनाया गया है देखो, ए बी सी डायगोनल में, बाकी तुम्हें याद करना है ये, और जनरल इक्वेशन भी याद करनी है। अभी बस देख लो कि अच्छा ठीक है, ये एक कंडीशन है डिटरमिनेंट यूज होता है। क्या बताया मैंने कि सेकंड डिग्री की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy और c। ये इक्वेशन अंडर डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट कर्व्स रिप्रेजेंट कर सकती है। जैसे क्या क्या कर सकती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। कंडीशंस क्या है, सबकी अलग अलग होंगी। लाइंस के लिए कंडीशन क्या है, तो जो डिटरमिनेंट दिया है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट का यूज हो जाता है यहाँ पर। आगे कुछ और दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। क्लास 10 में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, x1 y2 माइनस y3, याद है ना, x2। उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट बनाओगे ना, अगर x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, तो भी वो सेम फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ गए? 10th में जो फॉर्मूला रटा था हमने वो डिटरमिनेंट से भी निकाला जा सकता है। अगला डी सी वाला ही पॉइंट है। हेलो, हाँ जी मैम, मैं बस क्लास एंड करके आपसे कॉल बैक करता हूँ। जो डी पॉइंट है वो सी का ही एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 x2 y2। अभी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है कि अगर इन 3 पॉइंट को लिया जाए, x1 y1 x2 y2 और x3, एक मिनट, हाँ, x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है क्या है, डिटरमिनेंट के फॉर्म में x1 y1 1 x2 y2 x3 y3। यही जब ओपन करोगे तो 10th वाला फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ। इसी फॉर्मूले को यूज कर लिया जाता है इक्वेशन लिखने के लिए। कैसे? कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो एक चालाकी कर ली गई। हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है तो लाइन पे 3 पॉइंट ले लेते हैं। 3 पॉइंट कौन से? एक ये तो गिवन ही है, एक ये गिवन है, तीसरा कोई भी जनरल पॉइंट, उसको x, y बोल दिया हमने। तीसरा पॉइंट मैंने कौन सा लिया है, लाइन पे कोई भी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अभी हमें पता है तीनों पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, एक ही लाइन में है ना, दो तो गिवन थे, तीसरा हमने ले लिया है। बताओ इन तीनों पॉइंट ट्राइंगल का एरिया। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, यही लिख देंगे, x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। तो जो डी है वो सी का ही स्पेशल लाइन पे कोई पॉइंट ले लिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया इक्वल टू 0 कर दिया है। समझ गए? चलो यहां से हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट हमने शायद डू योरसेल्फ बंद किया था अभी तक। एग्जाम ओवर सबके। चलो आज होमवर्क में एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 2 आई थिंक 12-13 क्वेश्चन है ना मैट्रिक्स की।
कर लेंगे ना, कर लेंगे। 17 क्वेश्चन, लेकिन इजी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सरसाइज 2 खत्म कर लेना तो हमारा ऑफिशियली मैट्रिक्स पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। एंड आई गेस नेक्स्ट वीक हम डिटरमिनेंट भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होमवर्क गाइस।